नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आप लोगों को आज की न्यूज़ भी मिल गई होगी, क्योंकि आज ही की न्यूज़ है कि लगभग 250 पोस्ट के साथ 250 पोस्ट के साथ पीएससी 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वाला है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कल तक हो सकता है 100% नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो ये न्यूज़ तो संभवतः आप लोगों को मिल गई होगी और अब आप लोग कमर कस लीजिए और जो अपनी तैयारी के घंटे हैं, तैयारी को थोड़ा सा सीरियस लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए बेहतर तरीके से। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन है। और जैसा कि आपको पता ही है कि पीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने पीएससी अड्डा ने क्रैश कोर्स प्रारंभ किया हो। मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान मैं लेके आपके समक्ष रोज की तरह 8 बजे उपस्थित हुआ हूँ और पूरा जो सिलेबस है आपका यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 का जो है वो संबंध है आपके टोटल 10 यूनिट में से और 25 से 30 क्वेश्चन की यहाँ पे व्यवस्था है। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमपीजीके से आने वाले हैं आपके समक्ष। ठीक, और हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने कल प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों को डिवाइड करके प्राचीन जो मध्य प्रदेश का प्राचीन हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास है, उसको प्रारंभ किया है और उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोगों को जो है पूरा पाषाण काल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज जो हम शुरू करेंगे उसके आगे मध्य पाषाण और नव पाषाण काल को देखेंगे। उसके अलावा जो भी मध्य प्रदेश की हिस्ट्री प्रारंभ होती है महाजनपद काल से, वहां से हम लोग देखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो फटाफट पहले तो ये है कि चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फटाफट शेयर कर दीजिए, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के हों, एमपीपीएससी मेंस 2021 के हों या एमपीएसआई पटवारी कोई भी हो। ठीक है, सबके लिए क्लास फायदेमंद सिद्ध होगी, तो फटाफट चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। उसके बाद जो है शुरू करते हैं। फटाफट 1 मिनट के अंदर शेयर कर दीजिए लिंक, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक कल मैंने समझा दिया था, आद्य ऐतिहासिक भी समझा दिया था, हिस्ट्री का विभाजन हमने कल कर दिया था और ऐतिहासिक काल भी समझा दिया था क्या मीनिंग होता है। फिर मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास के तहत हम लोगों ने पूरा पाषाण काल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पूरा पाषाण काल में निम्न, मध्य एवं उच्च पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण आज हमें पढ़ना है। निम्न पूरा पाषाण काल का समय, मध्य पूरा पाषाण काल का समय जैसे 10 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व वर्ष, पूरा पाषाण 1 लाख से 40,000, उच्च पूरा पाषाण 40,000 से 10,000, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। और पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे मध्य प्रदेश के, जैसे भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया और इसके अलावा हथनौरा, सीहोर, ये हम लोगों ने कल देख लिया और प्रसिद्ध पुरातत्वविद। आज जो हम पढ़ेंगे वो पहले तो मध्य पाषाण काल को समझेंगे, उसके बाद नव पाषाण काल को देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने 3 भागों में, निम्न, मध्य और पूरा पाषाण में बांध दिया, निम्न, मध्य और उच्च में बांधा है। अब मध्य पाषाण काल का जो समय है उसको समझते क्या है। वो 10,000 ईसा पूर्व मैंने कल बता दिया था। भगवान जो ईसा मसीह हैं उनके जन्म के पहले का जो समय था वो ईसा पूर्व बोलते हैं। उस समय जो समय था वो 199 ऐसे बढ़ता था। जैसे आजकल आप 2020, 2021 देख रहे हैं, 2022 देख रहे हैं,
अगर पहले के समय में हो तो 2022 पहले आएगा, 21 बाद में आएगा, 20 बाद में आएगा, इस टाइप से। तो 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व का जो समय था वो मध्य पाषाण काल का समय था। ठीक है। जीवन निर्वाह उस समय पशुपालन पर आधारित था, मतलब मानव केवल पशुपालन करता था, उसी के आधार पर जीवन निर्वाह उसका होता था। मध्य प्रदेश में उस समय का जो साक्ष्य है वो आदमगढ़ है, होशंगाबाद। ठीक है। होशंगाबाद वर्तमान में जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक बात? चलिए अगला है नवपाषाण काल। कौन सा है? नवपाषाण काल। ये समय जो रहेगा 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 7,000 से 4,000 ईसा पूर्व, है ना। इसे क्या बोलेंगे? 10,000 से 7,000 के बीच का समय मध्य, और 7,000 से 4,000 के बीच का समय नवपाषाण काल। उस समय का जो जीवन निर्वाह था वो कृषि पर आधारित है, यानी कि इस समय कृषि होने लगी थी। ठीक है। और इसी समय सबसे बड़ी बात है पहिए का भी आविष्कार हो गया था। जो बैलगाड़ी में पहिए लगते हैं उसका आविष्कार इस नवपाषाण काल में हो गया था। और मध्य प्रदेश में नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य है, एक तो हटा है, हटा दमोह में है। ठीक है। और एक मामा भांजा का शैलाश्रय है पंचमढ़ी में, उससे ये पता चलता है कि ये नवपाषाण काल की जगह थी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पाषाण काल हमने देख लिया। अब आद्य ऐतिहासिक काल देखते हैं। ठीक है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिल जाते हैं। और ये जो आद्य ऐतिहासिक काल था वो सिंधु सभ्यता है और वैदिक सभ्यता है। दो सभ्यताओं को हम आद्य ऐतिहासिक काल में डालते हैं। ठीक है। और बाकी सारा मीनिंग मैंने आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक का मीनिंग कल ही समझा दिया है। तो आद्य ऐतिहासिक है जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, सभ्यता वैदिक सभ्यता, और जो सिंधु सभ्यता है उसी समय का है आद्य ऐतिहासिक काल का। अगर हम मध्य प्रदेश के संबंध में देखें कि सिंधु सभ्यता में क्या है ना, इसी आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता में क्या है, तो मध्य प्रदेश में सिंधु सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला। आपने अगर सिंधु सभ्यता पढ़ा हो, हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे आपको, जो सिंधु सभ्यता है वो पूरे के पूरे जो भी बस्तियां मिली थी वो पूरा का पूरा आपको पता है सिंध, पंजाब, गुजरात, यूपी, बिहार तक मिला है। ठीक है। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई साक्ष्य सिंधु सभ्यता के नहीं मिलते, उसी की हम बात करें। वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में उसका क्या संबंध है, तो उसको देख लेते हैं कि वैदिक काल में जो सिंधु सभ्यता के बाद का समय रहा वो वैदिक काल का रहा। तो उस दौर में क्या रहा है, तो उत्तर वैदिक काल, है ना, निषाद जाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते थे। निषाद एक जाति थी जो उत्तर वैदिक काल की जाति थी, वह मध्य प्रदेश में निवास करती थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। वैदिक काल में नाग वंश के शासक मुचकुंद, ध्यान रखना है, वैदिक काल में जो वैदिक काल का एरा रहा है उसमें नागवंश एक शासक का दौर था, शासन का दौर था। उसके शासक का नाम है मुचकुंद। उसने मंधाता आज का ओंकारेश्वर है, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मतलब सिंपल सा है, जो मंधाता या आज का ओंकारेश्वर शहर है ये वैदिक काल का शहर है। ठीक है, यहां से ये बात क्लियर हो रही है नहीं? तो किसने स्थापना की थी? नागवंश का शासक था एक मुचकुंद। क्लियर है यहां तक? वैदिक काल में है वंश के शासक ने महेश्वर की स्थापना की थी। मतलब उसी काल में, जिस वैदिक काल में नागवंश के शासक मुचकुंद ने मंदाता की स्थापना की, उसी काल में एक है वंश रहा है, उसके शासक जो है महेश्वर की स्थापना की थी। आज का जो महेश्वर है ना, होलकरों की राजधानी रहा है। विशेष तौर पर जो हमारी देवी अहिल्याबाई रही हैं होलकर, उनकी राजधानी हुआ करता था शुरुआती दौर में, उन्होंने बाद में इंदौर ट्रांसफर किया था। ठीक है। तो वैदिक काल में है वंश के शासक महेश्वर की स्थापना की थी। और क्या चीज है मध्य प्रदेश में? तो वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा बोला गया था, है ना। आज जो रीवा शहर है उसका नाम इसी के नाम पे पड़ा। नर्मदा का नाम उस समय क्या था वैदिक काल में? रेवा। चंबल को क्या नाम से जानते थे? चरमावती। ठीक है, चंबल को किस नाम से जानते थे? चरमावती। एवं जो केन नदी है वर्तमान में बुंदेलखंड से होकर निकलती है, उसको शक्तिमती बोला जाता है। क्या? शक्तिमती। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रेवा का किस नदी का प्राचीन नाम है, तो वो नर्मदा का है। चरमावती किसका है? चंबल का है। एवं शक्तिमती किसका है? केन नदी का है। ठीक, क्लियर है यहां तक? चलिए एक और बात देख लेते हैं कि सतपथ ब्राह्मण, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे
विशेष तौर पे, तो उसमें मैं बताऊंगा ब्राह्मण वगैरह क्या है। तो सतपथ जो ब्राह्मण है, नर्मदा नदी को उसी में रेवा कहा गया था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको पूरा का पूरा जो हिस्ट्री का विभाजन था वो मैंने समझा दिया। ऐतिहासिक काल तो आप जानते हैं, जिसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं और हम पढ़ भी पा रहे हैं। अब हम एक प्रकार से ऐतिहासिक काल में ही जा रहे हैं। तो अब हम जो ऐतिहासिक काल है, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक हमने देख लिया है। अब ऐतिहासिक में आ रहे हैं और महाजनपद काल से, जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, आपको हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको मध्य प्रदेश के संबंध में बस इतना याद रखना है कि जो भारत में 16 महाजनपद थे, उस दौर में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसके संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है आपसे, मैं पूछ रहा हूं और आपको वो आंसर करना है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम साक्षर जनसंख्या वाला, शिक्षित जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सबसे कम शिक्षित जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, उसके बाद हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं बता देता हूं, अलीराजपुर है 36.1 वहां पे शिक्षा का परसेंटेज है, सबसे कम है जहां पे शिक्षा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए महाजनपद काल देखते हैं मध्य प्रदेश में। महाजनपद काल मध्य प्रदेश में दो हैं। एक तो अवंती महाजनपद है, मतलब है महाजनपद काल जो भी 600 के आसपास का एरा था ईसा पूर्व का, उस समय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश में जो 16 महाजनपद थे पूरे भारत, उसमें से 2 महाजनपद जो है मध्य प्रदेश में थे। ठीक है, भारत में कितने महाजनपद थे? 16। आपने सुना होगा कौशल वगैरह, अवंती वगैरह, है ना वो। तो 16 में 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में है। उनमें से एक अवंती महाजनपद है और दूसरा जो महाजनपद है वो चेदी महाजनपद है। क्लियर बात। ठीक है, महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे भारत में, उनमें से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में है। एक है अवंती और दूसरा है चेदी। ठीक है, अवंती को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक उत्तरी अवंती था और एक दक्षिणी अवंती था। और जो चेदी महाजनपद था वो चेदी ही था, उसकी राजधानी उस समय सुक्तिमती हुआ करती थी। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया 2 महाजनपद। 16 में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में कौन कौन से? एक अवंती है और एक चेदी है। चेदी की राजधानी कौन सी है? सुक्तिमती। अवंती 2 भागों में बटा, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की जो राजधानी रही है वो उज्जैनी रही, जो आज के दौर में हम जिसको उज्जैन के नाम से जाना जाता है ना, यही उज्जैन है जो उत्तरी जनपद या उत्तरी अवंती की राजधानी रही। और जो दक्षिणी अवंती रही उसकी राजधानी रही है महिष्मती। ठीक है, आज के दौर का इस महेश्वर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर बात। 2 जनपद थे, क्लियर है। 16 महाजनपद में 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे, एक चेदी था और एक अवंती था। ठीक है, अवंती को 2 भागों में बांटेंगे हम, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और एक दक्षिणी अवंती या दक्षिणी महाजनपद जिसकी राजधानी हुआ करती थी उस समय महिष्मती, आज के दौर का महेश्वर। और एक दूसरा जो महाजनपद था वो था चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी। क्लियर है यहां तक बात?
यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलिए अवंती को पढ़ लेते हैं कि अवंती के संबंध में क्या क्या बातें हैं जो मध्य प्रदेश में हमको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो अवंती है कौन सा एरिया? तो चंबल और नर्मदा नदी के मध्य। ठीक है, अगर हम इस तरह से इसको मध्य प्रदेश बना के दिखाएं आपको, तो आपको पता है ये लगभग बीच से नर्मदा नदी बहती है ना, और यहां से कहीं नौर निकलती है और ऐसे वो चंबल बह के निकल जाती है। तो जो ऐसे, ठीक है, तो जो चंबल है और नर्मदा है यहीं पे कहीं उज्जैन है। ठीक है, चंबल और नर्मदा के बीच में कहीं उज्जैन है। ठीक है, तो चंबल और नर्मदा नदी के मध्य में अवंती जनपद, अवंती मतलब वही है ना उज्जैन, तो वो स्थित है। यह दो भागों में विभक्त, मैंने पहले बता दिया, उत्तरी महाजनपद और दक्षिणी महाजनपद में। उत्तरी का उज्जैन, दक्षिणी का महेश्वती। ठीक है, अवंती के राजा चंड प्रदोत थे जो बुद्ध के समकालीन थे, है ना। अवंती के राजा कौन है? चंड प्रदोत। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, पूछा गया था। तो चंड प्रदोत बुद्ध के समकालीन थे जो अवंती के राजा हुआ करते थे। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चंड प्रदोत को याद रखें, बुद्ध के समकालीन। चंड प्रदोत के बाद जो राजा हुए इस अवंती में, उनके पश्चात एक का नाम था पालक, फिर एक अजग भी आए और एक नंदीवर्धन थे। ठीक है, इनका नाम सुना होगा जरूर। ठीक है, तो अवंती महाजनपद में ये इंपॉर्टेंट है। नंदीवर्धन जो थे वो, नंदीवर्धन प्रदोत जो है प्रदोत वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो नंदीवर्धन प्रदोत वंश के अंतिम शासक थे। स्कंद पुराण का नाम सुना है? पुराणों में एक स्कंद पुराण है, उसमें अवंती को प्रसिद्ध वाणिज्यिक, विज्ञान एवं साहित्य का केंद्र माना गया है। किस पुराण में? स्कंद पुराण में यह बात कही गई कि जो अवंती था, जो आज के दौर का हम उज्जैन कह सकते हैं, यह उस समय का वाणिज्यिक, वैज्ञानिक एवं साहित्यिक केंद्र था प्रमुख तौर पे। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, चलिए अवंती के अंतर्गत प्रमुख जनपद कौन कौन से थे? अवंती जनपद के अंतर्गत छोटे छोटे, एक वत्स था, वर्तमान ग्वालियर क्षेत्र जिसको वत्स बोला जाता था। एक अनूप था, वर्तमान का निवाड़ क्षेत्र, ये निवाड़ है, तो निमाड़ क्षेत्र बल्कि कहें तो निमाड़ क्षेत्र, है ना। जो निमाड़ क्षेत्र है उस दौर का जनपद हुआ करता था अवंती महाजनपद के तहत। एक नलपुर था, आज के दौर का शिवपुरी है, उस समय नलपुर जनपद कहा जाता था। एक अनूप है, वो भी निमाड़ क्षेत्र है। ठीक है, सॉरी तीन ही है, वत्स, नलपुर, अनूप, ये तीन महत्वपूर्ण। ठीक है, अब आया हमारा दूसरा महाजनपद, कौन सा है? चेदी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताओ। मध्य प्रदेश की, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम बताइए। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल।
चलिए ठीक है। तो श्रीमती सरला ग्रेवाल थी, जिनका जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, श्रीमती सरला ग्रेवाल। चल, तो चेदी महाजनपद पढ़ लें अब हम लोग। ठीक है, चेदी जनपद है कौन सा? तो यमुना और विंध्याचल पर्वत है ना। विंध्याचल हमने दिखाया था मध्य प्रदेश में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया था ये विंध्याचल था, है ना, ऐसे कुछ विंध्याचल, कैमूर, भांडेर, है ना। तो ये विंध्याचल एवं जो यमुना नदी इधर बहती है, इसके बीच का जो भाग था उसको चेदी महाजनपद बोला जाता था। ठीक है, अवंती और चेदी महाजनपद के बीच बेतवा नदी बहती है, ये एक फैक्ट है जिसको याद रखना। वर्तमान का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा चेदी ही कहलाता था। ठीक है, चेदी के राजकुमार याद होगा, शिशुपाल, याद है ना, शिशुपाल चेदी के राजकुमार थे ये। तो वर्तमान का जो बुंदेलखंड है वही चेदी महाजनपद कहलाता था। राजधानी मैंने पहले बताई कि वो थी शक्तिमती। ठीक, चल, चेदी जब महाजनपद के कुछ जनपद थे, दो महत्वपूर्ण, उसको आप देख लो। एक दरसाण था जो जनपद था, जो आधुनिक दौर का विदिशा है उसको दरसाण बोलते थे। और एक एरण है, एरण आप लोगों ने सुना होगा, है ना। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। ये सागर है जो चेदी महाजनपद का एक प्रमुख जनपद था। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? तो ये तो रहा पूरा का पूरा महाजनपद वाला काल। और अब हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल। मौर्य काल का टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा, जिन्हें इतिहास देखा होगा, पढ़ा होगा, उनको पता है कि 322 से लेके 250 तक का जो समय था, ईसा पूर्व का समय, वो भारत में मौर्य काल का था, है ना। तो मौर्य काल से संबंधित भारत के विषय में हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री का पार्ट है, और जब मैं हिस्ट्री के क्लास लूंगा तो उसके विषय में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए, तो मध्य प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित क्या बातें हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। चांदी एवं तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के, है ना। किससे? एक तो चांदी और एक दूसरा धातु है तांबे से निर्मित मौर्यकालीन जो सिक्के हैं, वो एक तो विदिशा, दूसरा उज्जैन, एरण एवं सतना जैसी जगहों से प्राप्त हुए। ध्यान रखना है, चांदी एवं तांबे के निर्मित मौर्यकालीन सोने के सिक्के, सॉरी, चांदी एवं तांबे से निर्मित मौर्यकालीन सिक्के कहां कहां से मिल रहे हैं हमको? विदिशा आपको पता है, उज्जैन, एरण और सतना। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, और क्या है मध्य प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित इंपॉर्टेंट बात? बिंदुसार, अशोक के जो पिताजी थे, बिंदुसार के समय अशोक, है ना, अशोक तो पता ही होगा, द ग्रेट अशोका। 3 लोग हैं जिनके नाम के आगे ग्रेट लगता है ना। एक द ग्रेट अशोका हो गए, दूसरा है द ग्रेट अकबर, और एक थे, एक का नाम था जो भारत में जिन्होंने थोड़े से समय के लिए आक्रमण किया, द ग्रेट, अभी तो नाम नहीं याद आ रहा है, विदेशी आक्रमणकारी था, बड़ा अच्छा नाम है उनका, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर। ठीक है, जो पोरस, जो रावी नदी के किनारे पोरस के साथ युद्ध किए थे और फिर लौट गए थे, सिकंदर द ग्रेट सिकंदर, है ना। तो 3 ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में जिनके नाम के पहले ग्रेट लगता है, द ग्रेट सिकंदर, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट अकबर। तो जो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, द ग्रेट अशोक, अवंती का राज्यपाल मौर्य काल में बनाया गया था, और ये मौर्य शासक ही थे। ठीक है, ये बात यहां तक। चलो, अशोक के विवाह, जो अशोक का विवाह हुआ था, विदिशा की एक नगर सेठ की पुत्री थी, महादेवी नाम था, उनसे विवाह हुआ था। तो अशोक की शादी किससे हुई थी? विदिशा की राजकुमारी महादेवी से। राजकुमारी नहीं, नगर सेठ की पुत्री थी महादेवी वो। अशोक ने सांची स्तूप, आपने पढ़ा होगा, सांची के स्तूप बनवाया, एवं वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, ये बात।
तो अशोक ने सांची के स्तूप और वैश्य टेकरी का निर्माण करवाया था। चलिए अब कुछ मौर्यकालीन अभिलेख देख लेते हैं। उस समय के कौन कौन से मौर्यकाल के अभिलेख थे जो आपको याद रखना चाहिए मध्य प्रदेश से जिनका संबंध। एक तो रूपनाथ अभिलेख है। कौन सा? रूपनाथ अभिलेख। ये कहाँ है? कटनी में। कहाँ है ये? कटनी में। कौन सा? रूपनाथ अभिलेख। एक है गुर्जरा अभिलेख, सुना होगा इसका नाम, ये आपके दतिया में। ठीक है, तो पहला कहाँ है? रूपनाथ अभिलेख कटनी में। दूसरा गुर्जरा अभिलेख दतिया में। तीसरा जो है सांची का अभिलेख है, ये आपके मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। चौथा है कसरावत अभिलेख। कौन सा है? कसरावत अभिलेख। ये कहाँ पे है? खरगोन में। ठीक है, क्लियर। और चौथा जो है काला तलाई का अभिलेख है, ये आपके जबलपुर में। तो मौर्यकालीन कितने इंपॉर्टेंट अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में जिनका संबंध है? रूपनाथ कटनी में, गुर्जरा अभिलेख दतिया में, ये बहुत फेमस रहा है, ये पूछा जाता है कई बार आया भी है। सांची का अभिलेख ये भी पूछा जाता है, 2015 या 16 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया सांची का अभिलेख कहाँ पे? तो रायसेन में। कसरावत अभिलेख याद रखना खरगोन में है, और काला तलाई का अभिलेख जबलपुर में। ठीक है, यहां तक बात। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। भारत में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है?
चलिए, तो हमने क्या पूछा था, कोयला उत्पादन में भारत में जो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो वो है 4th। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, हमने मौर्यकालीन क्या देखा था, अभिलेख देखा था। अब हम मौर्यकालीन स्तूप देखेंगे। ठीक है, पहला है सांची का स्तूप रायसेन में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना है आपको। दूसरा है भरहुत का स्तूप सतना में। तीसरा है तुमैन अभिलोक, तुमैन का स्तूप अशोकनगर में। ठीक है, तुमैन का स्तूप अशोकनगर में। और चौथा है देउर कोठार स्तूप रीवा में। ठीक, चौथा है देउर कोठार स्तूप रीवा। ठीक है, तो 4 मौर्यकालीन स्तूप है जो आपको याद रखना। पहला सांची स्तूप रायसेन, बहुत महत्वपूर्ण है। भरहुत स्तूप सतना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन दोनों से बनते हैं और हमेशा पूछे गए। तीसरा है तुमैन का अभिलेख, ये तुमैन का स्तूप ये अशोकनगर में है। और चौथा है देउर कोठार स्तूप रीवा में। ठीक, तो ये जो है 4 स्तूप हैं। तो ये मौर्यकालीन मध्य प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नेक्स्ट क्लास में और कुछ देखेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब